नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड के लिए एक ही चरण में होने वाले चुनावों की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1 अरब 60 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केरल में कोविड संक्रमण में वृद्धि के मद्देनजर अगले 2 रविवारों को पूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में नए सर्किट हाउस भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। अमेरिका की ग्लोबल ट्रैकर के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी 13 विश्व नेताओं में 71% रेटिंग के साथ शीर्ष पर हैं। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रज्वलित अमर जवान ज्योति को आज राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति के साथ मिलाया जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पार्ल के बोलैंड पार्क में दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी और पीवी सिंधु तथा एचएस प्रणॉय लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं निखिल कुमार। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 9 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। इनमें 9 विधानसभा क्षेत्र सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, जेपी नगर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, संभल, भीमनगर, बदायूं और शाहजहांपुर अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। इसके अलावा गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान होगा। गोवा की 40 और उत्तराखंड की 70 सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में 28 जनवरी तक नामांकन भरे जा सकेंगे। पर्चों की जांच 29 जनवरी को होगी। 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में इस चरण के लिए कुल 2,01,42,441 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। कल शाम तक कुल 388 पर्चे भरे गए। सोमवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 27 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 9 निर्वाचन क्षेत्रों सहित 58 विधानसभा क्षेत्रों में 10 फरवरी को मतदान होगा। गोवा में कुल 11,56,762 मतदाता हैं। विधानसभा में 40 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। उत्तराखंड में कुल 82,38,187 मतदाता हैं। विधानसभा की कुल 70 सीटों में से 13 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न संचार माध्यमों से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के प्रयास कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन करने और कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में कल तक जनसभाएं और रोड शो करने पर पाबंदी लगा रखी है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने की छूट दी है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन भरने की सुविधा दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन भरने की सुविधा दी है। नामांकन पत्र भरने में गलती न हो, इसलिए पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को इसकी बारीकियां समझाने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन करने वाले कुछ प्रमुख उम्मीदवार हैं। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, जो आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा, जो मथुरा से एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। संगीत सोम, जो सरधना मेरठ से एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशी हैं। और समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे शाहिद मंजूर, जिन्हें सपा ने मेरठ की किठौर सीट से फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। इस बीच सभी दल चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और अंतिम समय तक उम्मीदवारों के बदले जाने का सिलसिला जारी है। बसपा और सपा ने आगरा जिले की 2 सीट पर अपने उम्मीदवार बदले हैं। समाजवादी पार्टी ने मथुरा सीट से भी अपना प्रत्याशी बदल दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पार्टी का युवा घोषणा पत्र जारी किया। सुश्री वाड्रा ने पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य में युवाओं को 20 लाख नौकरियां देने का वायदा किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 160 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 70 लाख 49 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 93.5% है। पिछले 24 घंटों में 2 लाख 51 हजार से अधिक लोग ठीक हुए। इस समय देश में 20 लाख 18 हजार 825 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 3 लाख 47 हजार से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। अब तक 9,692 ओमिक्रॉन के मामलों का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 159 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय ने बताया कि 12 करोड़ 73 लाख से अधिक टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष हैं। केरल सरकार ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अगले 2 रविवार को पूर्णबंदी करने का निर्णय लिया है। केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड से बचाव के उपायों पर आम जनता के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज से आंशिक रूप से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। महाविद्यालयों में केवल अंतिम वर्ष की डिग्री या स्नातकोत्तर छात्रों के लिए ही नियमित कक्षाओं की अनुमति होगी। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, मॉल्स और पर्यटन स्थलों को कार्य करने की इजाजत है। तेलंगाना में आज से घर घर जाकर बुखार सर्वेक्षण किया जा रहा है। राज्य में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। पंजाब में कल कोविड संक्रमण के 7,986 नए मामले सामने आए। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक 1,360 मामले जालंधर जिले से हैं। राज्य में संक्रमण से कल 31 लोगों की मृत्यु हुई और 5,932 रोगी स्वस्थ हुए, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। राज्य में उपचाराधीन रोगियों की कुल संख्या 47,400 है। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण पर जोर दिया है। तो ये जो ओमिक्रॉन का डिजीज है, अगर आपको होता भी है तो उसकी सिवियरिटी और कम हो, तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है। तो देखिए, इसके अलावा एडिशनली आप वही प्रिकॉशन लेंगे जो आप शुरू से लेते आए हैं। मास्क पहनना, हाथों को धोते रहना, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना, कफ एटिकेट को फॉलो करना, घर से बाहर कम से कम निकलना। तो यही कुछ जो मेजर प्रिकॉशंस हैं, ये हमें हमेशा इस तरह के सीजन में, जब भी कि कोरोना वायरस या कोई और भी फ्लू वायरस, इस तरह का कोई भी रेस्पिरेटरी वायरस जिस समय पीक कर रहा है, तो उस समय हमें इस तरह के प्रिकॉशंस को हमेशा ही फॉलो करना चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली की निदेशक डॉक्टर तनुजा नेसारी श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 01123421230 और 23421764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन केंद्रों का विकास केवल सरकारी योजनाओं का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का एक अभियान भी है। उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर के विकास का ये एक बड़ा उदाहरण है। आज सोमनाथ सर्किट हाउस का लोकार्पण भी हो रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर गुजरात सरकार को, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को और आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। बाहर से आने वालों को ठहराने के लिए मंदिर ट्रस्ट पर ही काफी दबाव रहता था। अब ये सर्किट हाउस बनने के बाद मंदिर पर जो दबाव रहता था वो भी कम हो गया कि इस भवन को इस तरह बनाया गया है, यहाँ रुकने वाले व्यक्तियों को सी व्यू मिले, समंदर दर्शन होते रहे। लोग जब यहाँ शांति से अपने कमरे में बैठेंगे तो उन्हें समुद्र की लहरें भी दिखेगी और सोमनाथ का शिखर भी नजर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में बड़ा योगदान दे रहा है। भारत में भी हर राज्य और क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर समग्र रूप से ध्यान दिया जा रहा है और बड़े पैमाने पर कई धार्मिक, सांस्कृतिक और धरोहरों को पर्यटन सर्किट में विकसित करने का काम किया जा रहा है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे पर्यटन के लिए लोकल फॉर वोकल अपनाएं और किसी विदेशी पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बनाने से पहले देश के ही पर्यटन स्थलों पर जाने पर विचार करें। पहले हमारे पर्यटन स्थल अस्वच्छ रहते थे। आज स्वच्छ भारत अभियान ने ये तस्वीर बदली है। सुविधा परिवहन की, इंटरनेट की, सही जानकारी की, मेडिकल व्यवस्था की, हर तरह की होनी चाहिए। लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्थान कवर करना चाहते हैं। आज जो देश में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, आधुनिक ट्रेन्स चल रही है, नए एयरपोर्ट शुरू हो रहे हैं, उनसे इसमें बहुत मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। अमेरिका की ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार श्री मोदी 13 विश्व नेताओं में 71% रेटिंग के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 43% रेटिंग के साथ छठे स्थान पर हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये उपलब्धि दर्शाती है कि श्री मोदी की नीतियां, कार्यशैली और गरीबों के कल्याण के लिए किए गए कार्य कितने प्रभावी हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड के लिए एक ही चरण में होने वाले चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1,60,43,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केरल में कोविड संक्रमण में वृद्धि के मद्देनजर अगले 2 रविवारों को पूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में नए सर्किट हाउस भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। अमेरिका की ग्लोबल ट्रैकर के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी 13 विश्व नेताओं में 71% रेटिंग के साथ शीर्ष पर हैं। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रज्वलित अमर जवान ज्योति को आज राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति के साथ मिलाया जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पाल के बोलैंड पार्क में दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी और पीवी सिंधु और एचएस प्रणय लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। नई दिल्ली में आज इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति के साथ मिलाया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह की अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख करेंगे।
विश्व युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले भारत ब्रिटेन के 70,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट का उद्घाटन 1931 में किया गया था। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि अमर जवान ज्योति के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। अमर जवान ज्योति बुझाई नहीं जा रही है, बल्कि इसे राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति के साथ मिलाया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि अमर जवान ज्योति पर 1971 और अन्य युद्धों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है, लेकिन इन शहीदों के नाम वहां अंकित नहीं है। इंडिया गेट पर केवल कुछ शहीदों के नाम ही अंकित हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़े थे। सरकारी सूत्रों ने कहा कि 1971 और इसके पहले तथा बाद के युद्धों सहित सभी युद्धों के भारतीय शहीदों के नाम राष्ट्रीय समर स्मारक में अंकित किए गए हैं, इसलिए वहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में श्री मोदी ने कहा कि ये उनके प्रति भारत के ऋणी होने का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा कि जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि वो 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विशाखापत्तनम में कहा कि युवाओं को मानव शक्ति संसाधनों और अनुसंधान क्षेत्र के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान के पहले दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि संस्थान के छात्रों को नवाचारों में कदम रखने और अक्षय ऊर्जा के वैकल्पिक समाधान खोजने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से शोध की समस्याओं को उठाने और आत्मनिर्भर भारत के लिए कड़ी मेहनत करने की अपील की। बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने सोलर रूफटॉप योजना को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि इसे लोगों के लिए अधिक सुगम बनाया जा सके। योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री सिंह ने ये भी निर्देश दिया कि किसी भी परिवार के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो किसी भी सूचीबद्ध विक्रेता से छत पर सोलर रूफ लगवाए। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि परिवार भी रूफटॉप लगा सकते हैं या अपनी पसंद के किसी भी वेंडर से रूफटॉप लगवा सकते हैं और वितरण कंपनी को सूचित कर सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर इन राज्यों के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि प्राकृतिक संपदा से भरपूर ये राज्य पूर्वोत्तर की जीवंत संस्कृति और अनूठी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ये राज्य अपनी मनोरम सुंदरता, विविध वनस्पति और जीव जंतुओं, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा कड़ी मेहनत करने वाले लोगों के लिए जाने जाते हैं। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी राज्य देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। 1972 में इसी दिन पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में भाग लेने की अंतिम तिथि 27 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अनूठे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की परिकल्पना की है। इसमें देश विदेश के विद्यार्थी, माता पिता, अभिभावक और शिक्षक उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले वर्ष की तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजीकरण के लिए www.innovateindia.my.gov.in/ppc/2022 पर पंजीकरण कराया जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रास बिहारी बोस को। बोस का निधन 21 जनवरी 1945 को हुआ था। तेरी माटी से मैं हूँ बना, तेरे पानी से मैं पीछा गया। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को वर्धमान में हुआ था। उन्होंने बंगाल विभाजन पर अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया था। अलीपुर षड्यंत्र के बाद 1909 में बोस देहरादून चले गए। देहरादून में वे क्रांतिकारियों के साथ काम करने लगे। इसी दौरान वे उत्तर प्रदेश और पंजाब के आर्य सामाजिक क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय हार्डिंग पर हमले के बाद अंग्रेज सरकार ने रास बिहारी को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। 1913 में बंगाल में आई बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में रास बिहारी जुट गए। इसी दौरान वे मशहूर क्रांतिकारी बाघा जतिन के संपर्क में आए। इसके बाद बोस गदर आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी बन गए। इस बीच अंग्रेज सरकार का दमन चक्र जारी रहा, जिसकी वजह से ज्यादातर क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन रास बिहारी ब्रिटिश खुफिया विभाग से बचने में सफल रहे और 1915 में जापान चले गए। जापान में बोस ने अय्यप्पन पिल्लई माधवन नायर के साथ मिलकर काम शुरू किया और विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समर्थन के लिए जापानी अधिकारियों को मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1942 में बोस ने टोक्यो में वहां रह रहे भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसी सम्मेलन के दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्थापित करने का फैसला किया गया। बैंकॉक में लीग के दूसरे सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में सुभाष चंद्र बोस से आंदोलन के नेता की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया गया। I resign my office and appoint Deshsewa Subhash Chandra Bose as President of Indian Independence League. Now, Subhash Chandra Bose is your President, your leader in the fight for India's independence, and I am confident. लीग ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय कैदियों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने का आह्वान किया। कैप्टन मोहन सिंह और सरदार प्रीतम सिंह के साथ बोस ने 1 सितंबर 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे बाद में आजाद हिंद फौज के नाम से जाना गया। जापान सरकार ने बोस को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। दुर्भाग्य से बोस को टीबी ने जकड़ लिया और 21 जनवरी 1945 को टोक्यो में उनका निधन हो गया। आकाशवाणी की ओर से देश के इस महान सपूत को शत शत नमन। ദേശത്തിനുളിവായി വന്നു പിറന്നോര് വൈക്കം ബഷീറിന് മാലപണിയുന്നു തൂപ്പി പരി। हम आज स्वतंत्रता सेनानी और मलयाली लेखक वाईकॉम मोहम्मद बशीर को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 21 जनवरी 1908 को कोट्टायम के तलायोला पराम्बू में हुआ था। उन्हें प्यार से बेपोर सुल्तान कहा जाता है। बचपन से ही बशीर गांधीवादी दर्शन और विचारधारा के प्रति आकर्षित थे। 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए मालाबार जिला पहुंचे बशीर को गिरफ्तार करके कन्नूर जेल भेज दिया गया। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद बशीर और उनके साथी 600 कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन संगठित किया और क्रांतिकारी पत्रिका उज्जीवनम के संपादक बन गए। उससे नाराज अंग्रेज सरकार ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। गिरफ्तारी से बचते हुए उन्होंने
7 वर्ष तक भारत, एशिया और अफ्रीका में कई स्थानों की यात्रा की। 1941 में बशीर को कोट्टयम से गिरफ्तार कर लिया गया और 2.5 साल की कैद की सजा दी गई। बशीर को क्रांतिकारी विनम्र लेखन शैली के लिए जाना जाता है। उन्हें 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 5 जुलाई 1994 को उनकी मृत्यु हुई। इस महान देशभक्त को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144004 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म देने वाले फणीश्वर नाथ रेणु को। देश में आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म देने वाले फणीश्वर नाथ रेणु का भी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। उनका अपना जीवन भी किसी क्रांति गाथा से कम नहीं है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। ये गीत है फिल्म तीसरी कसम का, जिसकी पटकथा फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1927 में बिहार के अररिया जिले के ओराही हिंगना ग्राम में हुआ था। रेणु जी आजीवन शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्षरत रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। बाद में जेपी आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने दमन के विरोध में पद्मश्री का त्याग कर दिया। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। फणीश्वर नाथ रेणु ने 1936 के आसपास कहानी लेखन की शुरुआत की थी। उनकी अब तक उपलब्ध कहानियों की संख्या 63 है। पाल के बोलैंड पार्क में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट खोए 58 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना थाईलैंड की सुपनिदा कातिथोंग से होगा, जबकि प्रणॉय का मुकाबला फ्रांस के अर्नोद माकेल से होगा। अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, लेह, मुजफ्फराबाद और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा और गैंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। इन स्थानों पर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड के लिए एक ही चरण में होने वाले चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1 अरब 60 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केरल में कोविड संक्रमण की वृद्धि के मद्देनजर अगले 2 रविवारों को पूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में नए सर्किट हाउस भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। अमेरिका की ग्लोबल ट्रैकर एजेंसी के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी 13 विश्व नेताओं में 71% रेटिंग के साथ शीर्ष पर हैं। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रज्वलित अमर जवान ज्योति को आज राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति के साथ मिलाया जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पार्ल के बोलैंड पार्क में दूसरा 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। और पीवी सिंधु तथा एचएस प्रणॉय लखनऊ में
सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।